में प्रीवियस के सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक कंपलसरी पेपर है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है। इसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी अथवा इतिहास दर्शन। अब तक जो हमने इतिहास पढ़ा या इतिहास के बारे में पढ़ा वह सिर्फ यह था कि विभिन्न कालों में, जैसे कि आधुनिक काल में, मध्यकाल में और एंशंट इंडिया में, यानी कि प्राचीन भारत में क्या इतिहास रहा, और उसमें भी मुख्यतः हमने राजनीतिक इतिहास के बारे में अधिक जाना। यदा कदा हमने सामाजिक और आर्थिक इतिहास के बारे में भी पढ़ा, लेकिन यह विषय, यह प्रश्न पत्र इस बात पर केंद्रित है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि इतिहास है क्या। तो इसके पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या है और इतिहास का विषय क्षेत्र क्या है, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने इतिहास की क्या परिभाषा दी है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, यह कहाँ से आया है, और इतिहास के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत अनुमान तो आप सभी को है कि हम मुख्यतः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास पढ़ते हैं। मिलिट्री हिस्ट्री भी आजकल बहुत प्रचलन में है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, विचारों का इतिहास, विकास का इतिहास, यह भी आजकल पूरे ज़ोर शोर से पढ़ाया जा रहा है। दूसरा है इतिहास और अन्य विविध विषय, अदर डिसिप्लिन्स। यानी कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो एकांगी रूप में हम इतिहास नहीं पढ़ते हैं, उसके साथ कई विषय भी सम्मिलित होते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हुए, राजनीतिक इतिहास पढ़ते हुए हम पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र उसमें पाते हैं। सामाजिक हिस्ट्री पढ़ते हुए, सोशल हिस्ट्री पढ़ते हुए हम सोशोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पढ़ते हुए हम इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं। इसके अलावा कई ऐसे साइंसेस भी हैं, जैसे कि बॉटनी है, बायोलॉजी है, इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस है, ये जो हम स्कैनिंग करते हैं या किसी भी वस्तु की जब हम डेटिंग करते हैं तो कार्बन डेटिंग करते हैं, तो हम अन्य विविध विषयों का सहारा लेकर अपने इतिहास को संपूर्ण बनाते हैं। इसमें हम यह भी पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल किस तरह से इतिहास की रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद नेचर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास की प्रकृति क्या है, क्या इतिहास एक विज्ञान है, क्या इसे विज्ञान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, या इतिहास पूर्ण रूपेण कला है। यह प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि हम कला और विज्ञान को दो अलग अलग डिसिप्लिन्स या विषय मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जब हम इस विषय के बारे में पढ़ेंगे, यह टॉपिक पढ़ेंगे और गहराई में जाएंगे, तो पता चलेगा कि कोई भी विषय संपूर्ण नहीं है, उसमें सुधार की कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है, उसमें इफ़ एंड बट हमेशा रहते हैं। साइंस जैसे विषय भी जो है आप बेसिक फैक्ट्स को छोड़ दीजिए, पर बाकी में वह भी कोई संपूर्ण ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि तथ्यों और उनकी व्याख्याओं के बीच क्या संबंध है। यह हम सभी जानते हैं कि इतिहास तथ्यों के संग्रह से बनता है। हम किसी एक काल के कुछ विशिष्ट तथ्य एकत्र करते हैं और फिर उनकी व्याख्या करते हैं। जैसे कि हमने आधुनिक भारत में एक तथ्य एकत्र करा कि भारत का विभाजन हुआ, यह एक विशुद्ध तथ्य है, इसमें हाँ और ना की गुंजाइश नहीं रहती, यह एक कंप्लीट फैक्ट है, यह एक सत्यापित तथ्य है। लेकिन इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो हम अलग अलग तरह से करेंगे, अलग अलग दृष्टिकोण से करेंगे, अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार करेंगे, और वस्तुतः इस इतिहास का दारोमदार भी इस पर ही निर्भर करता है कि एक तथ्य की व्याख्या हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि इसमें जो व्याख्या कर रहा है उसकी विचारधारा, उसके विचार, उसकी भावनाएं
उस तथ्य की व्याख्या में सम्मिलित हो जाती है। तो यह सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। और जब हम तथ्यों की व्याख्या की बात करते हैं तो वहीं पर ऑब्जेक्टिविटी और बायस का प्रश्न भी आके खड़ा होता है। यानी कि क्या हम सापेक्ष भाव से इतिहास को देखें या निरपेक्ष भाव से इतिहास को देखें। निरपेक्ष भाव से इतिहास को देखने का मतलब है कि हम उसकी व्याख्या या तो न करें या अत्यंत ही वैज्ञानिक तरीके से करें जिसके बारे में दो राय नहीं हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि मैं आपसे कोई घटना बताने को कहूँ आज कॉलेज में आकर, तो आप में से घटना तो एक ही घटी है, लेकिन हर व्यक्ति उसकी अलग अलग बातें बताएगा, हर व्यक्ति उसको अपने तरीके से देखेगा। तो घटना तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसको बताने का ढंग, उसकी व्याख्या करने का ढंग वो बायस में आ जाता है। तो क्या इतिहास ऑब्जेक्टिव हो सकता है? क्या इतिहास निरपेक्ष हो सकता है? या इस निरपेक्षता की हमें इस विषय में आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती इतिहास को विज्ञान बनाने पे तुले हुए हैं, है ना। तो ये सब बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है रोल एंड प्लेसेस ऑफ इंडिविजुअल इन हिस्ट्री। चूँकि इतिहास जीवित या मृत मनुष्यों की जीवनी से संबंधित भी होता है, तो एक व्यक्ति का इतिहास में क्या योगदान है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध इतिहासकार कार्लाइल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ग्रेट मैन थ्योरी, यानी महान व्यक्ति का सिद्धांत। कार्लाइल कहते हैं कि इतिहास महान व्यक्ति ही बनाते हैं। चाहे हम गांधी को लें, चाहे हम सुभाष चंद्र बोस को लें भारत के परिप्रेक्ष्य में, अमेरिका में चाहे हम इब्राहिम लिंकन को लें, रोनाल्ड रीगन को लें, या पॉलिटिक्स में ना भी जाएं तो यूरी गैगरिन को लें जो पहली बार स्पेस में चला। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। और कार्लाइल का ये मानना है कि यदि ये व्यक्ति इतिहास में नहीं हुए होते तो इतिहास नहीं बनता, वे घटनाएं नहीं होती जिनको आज हम ऐतिहासिक कहते हैं। जैसे कि गांधी के निर्देशन में भारत का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला, तो प्रश्न यहाँ यह भी उठाने योग्य है कि क्या गांधी न होते तो हम आज़ाद ना होते, नेहरू और बोस ना होते तो हम आज़ाद नहीं होते। इसके बिल्कुल उलट दूसरी थ्योरी है, दूसरी एक सिद्धांत, एक मान्यता है कि आम आदमी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक महान व्यक्ति है। क्योंकि आखिरकार कॉमन मैन, आम आदमी ही महान व्यक्ति को फॉलो करता है। यदि महान व्यक्ति अपने स्वप्नों को, अपने कार्यों को क्रियान्वित अकेला करना चाहे तो वह नहीं कर पाएगा। नेपोलियन ने यदि विजेता होने का खिताब जीता तो उसकी विजय के पीछे वो लाखों करोड़ों सैनिक थे जो उसके लिए लड़े। सिकंदर, या कोई यदि हम महान सिकंदर कहते हैं और एक महान विजेता कहते हैं, तो उसकी विजयों के पीछे उसकी सेना थी। गांधी के इस आंदोलन की सफलता के पीछे वह आम आदमी थे जो उनके कहने पर जेल गए, जिन्होंने सत्याग्रह किया, लाठियां खाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या महान व्यक्तियों के बिना भी इतिहास बनाया जा सकता था, या महान व्यक्तियों को भी आम व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है समय। यदि समय उनके अनुकूल नहीं है, जैसे हम उदाहरण लेंगे वैन गॉग का, एक महान चित्रकार, अपने समय से कहीं आगे, लेकिन अपने जीवन काल में बिल्कुल असफल सिद्ध हुए। तो कुछ चीज़ें यदि वो समय से पहले कर लेता है महान व्यक्ति, तो भी सफलता उसके हाथ में नहीं लगती। ये सारी कंट्रोवर्सी, ये सारी चर्चाएं हम इस टॉपिक के अंदर में करेंगे। इसके बाद आता है प्रेडिक्शन एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लॉ। यदि हम इतिहास को विज्ञान मानते हैं तो कुछ नियम भी बनाए जा सकते हैं, और जब नियम बनाए जा सकते हैं तो प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। और यदि भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं तो फिर
लॉज भी बन सकते हैं। ये सब बातें साइंस से प्रेरित हैं। यदि हम विज्ञान को इतिहास का एक भाग माने या इतिहास को हम विज्ञान माने, तो ये सब बातें प्रेडिक्शन की, लॉज की, भविष्यवाणियों की, नियमों की, ये सब बातें हम कर सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं यूनिट नंबर 3 पर, जहाँ पे प्राचीन और मध्यकाल में किस तरह का इतिहास लेखन रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें ग्रीस और रोम में किस तरह का इतिहास, क्योंकि आधुनिक जो पाश्चात्य इतिहास लेखन है वह आधुनिक इतिहास का आरंभ जो है ग्रीस से मानते हैं, यूनान से मानते हैं, और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो वहाँ ये कैसी परंपराएं थीं, कौन कौन से मशहूर इतिहासकार हुए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो चाइनीज़ ट्रेडिशंस हैं ये आपके कोर्स में अब नहीं है, इसको हमने हटा दिया है। इसके बाद हम आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन पर, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, क्योंकि ये अक्सर माना जाता है कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता था, लेकिन हमने अपनी तरह से अपनी गणना, अपनी काल गणना के अनुसार इतिहास लिखा। यह हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास लेखन में पाश्चात्य में किस तरह के इतिहासकार हुए, अरेबिया में किस तरह के इतिहासकार हुए, ईरान और भारत में विशेष रूप से हम सल्तनत कालीन और मुग़ल कालीन इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह की इतिहास लेखन की परंपराएं वो अपने साथ लेकर आए, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आधुनिक काल में पॉजिटिविस्ट, क्लासिकल, मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न और पोस्ट मॉडर्निस्ट। ये सब वाद जो हैं, ये सब आइडियोलॉजीज़ जो हैं, ये आधुनिक काल की आइडियोलॉजी हैं कि किस तरह से इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। ठीक है। सापेक्षवादी, क्लासिकल में आपका जो एक पुराना रोमांटिक स्टाइल है इतिहास लेखन का, जिसमें भावनाओं की बहुत ज़्यादा अधिकता है, एक हीरो होता है जो राष्ट्र को मुसीबतों से बाहर निकालता है। इसके बाद मार्क्स ने किस तरह के इतिहास लेखन पे जोर दिया, कार्ल मार्क्स से आप सभी परिचित हैं। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका सबाल्टर्न हिस्ट्री राइटिंग। सबाल्टर्न मतलब उपाश्रयी इतिहास लेखन। धीरे धीरे इतिहास के लेखकों ने यह सोचा कि अब तक इतिहास राजनीति के हिसाब से लिखा जाता है, बड़े बड़े युद्धों के हिसाब से, आज तक आप और हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सब इतिहास लेखन में आम आदमी का क्या रोल था, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, उसका क्या योगदान था, ये नहीं पढ़ा जा सका, ये नहीं लिखा जा सका। तो इस विचारधारा, इतिहास की इस लेखन की विचारधारा को हम उपाश्रयी इतिहास कहते हैं, जिसमें आम व्यक्ति का इतिहास लिखा गया। और आजकल यही इतिहास लेखन अधिक चर्चा में है। रंजीत गुहा एक बड़े इतिहासकार हैं इस परंपरा के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आम आदमी ने इतिहास में अपना योगदान दिया। इसके बाद पाश्चात्य इतिहास लेखन में हम कुछ एक इतिहासकारों को पढ़ेंगे। इसमें टॉइन भी आते हैं, स्पेंगलर आते हैं, कॉलिंगवुड आते हैं और मार्क्स आते हैं। ये चार इतिहासकार जो हैं अपने अपने क्षेत्रों के बहुत ही माने हुए इतिहासकार हैं। इन्होंने मानदंड स्थापित किए इतिहास लेखन के, और इन्होंने इतिहास और इतिहास लेखन के बारे में क्या कहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी क्या रचनाएं थीं, इनका क्या वाद था, वो सब हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि आधुनिक काल में भारतीय इतिहास लेखन कैसे किया गया, और उसमें कुछ एक स्कूल्स हैं, जैसे कैम्ब्रिज स्कूल है। कैम्ब्रिज स्कूल यानी साम्राज्यवादी विचारधारा की दृष्टि से लिखा गया इतिहास, जिसमें
कुछ ऐसे साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, अंग्रेज़ इतिहासकार थे, जिन्होंने अपनी दृष्टि से भारत का इतिहास लिखा। इसके अलावा भारत में ही कुछ मार्क्सिस्ट विचारधारा के, मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहासकार हुए। रोमांटिक स्कूल यानी कि उच्छृंखलतावादी इतिहासकार थे, जिनमें सावरकर आते हैं, जिन्होंने गहन देशभक्ति और भावनात्मक और ओजपूर्ण इतिहास लेखन किया। और उसके बाद आते हैं सबाल्टन स्कूल, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर आता है हमारा 5वां यूनिट कि राजस्थान में किस तरह का इतिहास लेखन रहा। तो राजस्थान में बच्चों सबसे ज़्यादा जो इतिहास लेखन है वह है चारणों और भाटों द्वारा लिखा गया इतिहास, जिसमें ख्यातें आती हैं। और इस सिलेबस में हमने 3 मुख्य ख्यातकारों को सम्मिलित किया है, मोहनोत नैन्सी को, बांकीदास को और श्यामलदास को। ये सब पारंपरिक तरीके हैं इतिहास लिखने के। इसमें बहुत सी खामियां हैं, लेकिन फिर भी एक बैकग्राउंड, एक फाउंडेशन के रूप में आज भी इन ख्यातों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक तो ये सब कंटेम्परेरी थी, समकालीन थी, इसलिए इनके द्वारा दिए गए तथ्य लगभग सही हैं। इनकी भाषा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है, इनके अपने कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं राजा को खुश करने के लिए, क्योंकि ये सब ख्यातें राजाओं के कहने पे लिखी गई थी, तो निश्चित रूप से उस विशिष्ट व्यक्ति की, उस विशिष्ट राजा की प्रशंसा भी होगी। ख्यात का मतलब ही है ख्याति। लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा अंग्रेज़ इतिहासकार के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कर्नल टॉड, जिसके कि मैंने नोट्स आपसे शेयर किए हैं PDF के रूप में, आप अपने ग्रुप पे देखिए। कर्नल टॉड ने अंग्रेज़ होते हुए भी राजस्थान के इतिहास के तथ्यों का संकलन किया 1820 तक, जब तक कि वो राजस्थान में रहा। तो आधुनिक राजस्थान के इतिहास के आधुनिक लेखन की शुरुआत की ओझा जी ने, G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। उनके बारे में भी हम नोट्स जो हैं आपसे शेयर करेंगे। फिर आते हैं दशरथ शर्मा, रघुवीर सिंह और गोपीनाथ शर्मा। रघुवीर सिंह सीतामऊ के महाराजा थे और आधुनिक इतिहास लेखन में एक साइंटिफिक, एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक इतिहास लेखन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गोपीनाथ शर्मा जी के विषय में भी हम पढ़ेंगे। मेरा यह प्रयास रहेगा कि यूनिट 5 के जितने भी आपके इतिहासकार हैं उनको वीडियो द्वारा या नोट्स द्वारा न पढ़ाकर उनका PDF मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूं, जिसे आप जब इच्छा हो पढ़ सकते हैं। तो आशा है आप इन सभी वीडियो को देखेंगे और इनसे लाभान्वित अवश्य होंगे।